नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। दिन के 11 बज चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस के बीच होगी प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच होंगे कई समझौते। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण का मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक उधमपुर में सबसे ज्यादा 14.23% मतदान हुआ दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने वोटर्स से की खास अपील। हरियाणा के पलवल में प्रधानमंत्री मोदी भरेंगे हुंकार। वहीं कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा भी रहेगी जारी। बीएसपी समेत अन्य पार्टियां भी प्रचार अभियान में जुटी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स। पूरी तरह से काम किया बंद। ममता सरकार से की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। फिल्म अभिनेता गोविंदा को पैर में लगी गोली। रिवॉल्वर को अलमारी में रखते वक्त हुआ हादसा, हालात स्थिर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अजमेश और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। अब से थोड़ी देर बाद जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। डॉक्टर होलनेस की ये पहली भारत यात्रा है। वे 4 दिनों की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। जमैका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। डॉक्टर होलनेस की यात्रा के साथ भारत और जमैका अपने मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं। उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और भी गहरा होगा और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। जमैका की विकासात्मक परियोजनाओं के समर्थन में भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। व्यापार और निवेश के मोर्चे पर दोनों देशों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। चलिए और बुलेटिन में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जारी लोकतंत्र के महापर्व की। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। 40 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस चरण में 39 लाख से ज्यादा मतदाता कुल 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 20 महिला प्रत्याशी और 387 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर में 5030 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान अधिकारी लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने की प्रक्रिया में जुटे हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर कई बड़े नेताओं की किस्मत भी दांव पर लगी है। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। और जम्मू कश्मीर में सुबह 9 बजे तक 11.6% मतदान दर्ज किया गया है। बांदीपुरा में मतदान 11.64% रहा। बारामूला में ये करीब 9% रहा है। जम्मू में ये 11.46%, कठुआ में करीब 13%, कुपवाड़ा में मत प्रतिशत 11.27%, सांबा में 13.31% और सबसे ज़्यादा उधमपुर में 14.23% मतदान दर्ज किया गया है।
तो ये चुनाव की कुछ तस्वीरें हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज सुबह 9 बजे से ये मतदान का सिलसिला शुरू हुआ। तीसरे चरण का चुनाव है। 2 चरण के चुनाव सकुशल संपन्न कराए जाने के बाद आज तीसरे चरण में सभी तैयारियां, सभी बंदोबस्त पुख्ता और तमाम इंतजामों के बीच लोग अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हुए तस्वीरें लोकतंत्र की सीधे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। और तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और लोकतंत्र की इस पूरी प्रक्रिया में मतदान फीसदी के और भी अधिक बढ़ने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। ये लोकतंत्र का उत्सव, ये जमहूरियत का जश्न, ये ना केवल जम्मू में बल्कि सारे के सारे जम्मू कश्मीर में कई वर्षों के बाद पहली बार देखने को मिला। और ये कहूँगा कि दिस इज द ट्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू कश्मीर। जिस भारी संख्या में मतदाता बाहर आकर के अपना मत डाल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनन 10 बरस के बाद, जैसा आपने कहा, विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उसके साथ एक और दूसरी बात ये भी जुड़ी है कि इस बार लगभग 50 बरस के बाद बाकी देश की तरह, बाकी प्रदेशों की तरह 5 बरस के लिए विधानसभा का चुनाव किया जाएगा। और उधर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी DPAP के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने भी अपना वोट कास्ट किया। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तहत तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। वोट डालने के बाद गुलाम नबी आज़ाद जी ने अपनी उंगली, स्याही लगी उंगली, लोकतंत्र का प्रतीक मीडिया को दिखा करके खुशी जाहिर की। तस्वीरें आपके सामने। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान अब भी लगातार जारी। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बांदीपोरा से चुनाव की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर साझा की है। तस्वीर में गुरेज घाटी के बीच बना ये पोलिंग बूथ दिख रहा है, जिसमें वोट के लिए लाइन लगी हुई है और वहाँ पर खड़े वोटर्स लोकतंत्र की भावना को दर्शा रहे हैं। साथ ही खूबसूरत तस्वीर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान में भारी संख्या में लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने राज्य के गांधीनगर में एक मतदान केंद्र में मतदाताओं से बात की है। गांधीनगर में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और हमारे साथ कुछ जागरूक मतदाता हैं जिन्होंने कि सुबह पहले जलपान नहीं किया, पहले वो आके मतदान कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, डाल दिया। क्या था दिल में? कि वोट डालेंगे, अच्छी सरकार, साफ सुथरी सरकार हो, जो युवा जो हैं बच्चे, उनका भविष्य उज्जवल हो, जो साफ सफाई हो। गांधीनगर जो हमारा एरिया है इसमें साफ सफाई हो, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, पढ़ाई में थोड़ा बच्चों को जागरूकता हो। आपने ये बताइए कि पहले क्या जलपान किया या पहले मतदान किया? जी नहीं, अभी तो पूजा भी नहीं की। सबसे पहले यहाँ यहीं पे आए हैं जी। सबसे पहले यही ज़रूरी है हमारे लिए, यही हमारे लिए पूजा है सबसे बड़ी, कि हमारा देश आगे बढ़े। हम अच्छे से मतदान करें। पढ़े लिखे लोगों को होने का यही फ़ायदा है कि सब लोग अच्छे से मतदान करें। ये राष्ट्रहित के लिए ये वोट है। आज ये पहला चुनाव है 370 टूटने के बाद, और ये चुनाव आज लग रहा है कि एक देवतुल्य चुनाव हो रहा है। लोग बड़े खुशी बड़े हर्षोल्लास के साथ आज दिन का सुबह की रोटी की तैयारी बाद में कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी पहले कर रहे हैं, और आज इस चुनाव से बड़ी उम्मीदें हैं। ये थे हमारे साथ जागरूक मतदाता जो कि सुबह सुबह उन्होंने पहले जलपान नहीं किया, पहले उन्होंने मतदान किया, मन में इस भाव के साथ कि जो अगली हमारी सरकार हो, बेहतर सरकार हो, जो कि राज्य की शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बेहतर काम करे। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, गांधीनगर। और हमारे संवाददाता जो इस वक्त ज़मीन पर चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त भी चुनाव प्रक्रिया को लगातार कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं धीरज कुमार गांधीनगर जम्मू से, रमा त्यागी जुड़ रही हैं बारामूला से, निशांत राय सोपोर से, अमरेंद्र गुप्ता
भगवती नगर जम्मू से आप चारों ही हमारे सहयोगियों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं धीरज आप ही के साथ। ये गांधीनगर में अगर हम बात करें तो आपने कुछ लोगों से बात की, अभी वहाँ पर क्या स्थिति है और थोड़ा सा तैयारियों और वहाँ से जो तस्वीरें आपके जरिए पूरे देश तक पहुँचे। देखिए, गांधीनगर जो इलाका है ये पॉश इलाका माना जाता है जम्मू का, और यहाँ पे जो मतदाता हैं वो जागरूक मतदाता हैं। और सुबह जबकि यहाँ मतदान केंद्रों पर मैं पहुँचा तो सुबह से ही जो लोगों की आवाजाही यहाँ हमने देखी, और सबसे महत्वपूर्ण कि युवाओं और बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं के अलावा यहाँ हमने बुजुर्ग जो मतदाता हैं उनके दिल में भी एक जागरूकता देखी, और उनको भी देखा कि वो सुबह सुबह मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर आए। उनके दिल में एक बेहतर कश्मीर, बेहतर कह सकते हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था और बेहतर यहाँ की सड़कें हो, उसके लिए उन्होंने मतदान करने के लिए हमारी कई लोगों से बातचीत हुई और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आपका इरादा क्या है, आप क्या अपने दिल में रखते हैं। तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ये बदला हुआ कश्मीर है, और जबकि मतदान करने के लिए हमने कल सोचा था कि मतदान करने के लिए हम आएंगे तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, वो खुशी की नींद थी क्योंकि सुबह मुझे मतदान करना था। देखिए, मूल कारण यह है कि जिस तरीके से यहाँ 10 वर्षों के बाद चुनाव हो रहे हैं और जिस तरीके से 10 वर्षों में यहाँ के लोगों ने उस फिजा को, उस माहौल को देखा जिसमें उसके घर में अमन है, शांति है। उनके बच्चे अब डिग्री कॉलेज में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और उनके आगे मेडिकल कॉलेज है। उनको स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिली है, एम्स मिला है उनको, जम्मू को IIT मिला है, IIM मिला है, और अपने बेहतर बच्चों के कल के लिए उनके अंदर जो खुशी थी, उनके अंदर जो मनोभाव था, उसको उन्होंने प्रकट किया कि कैसे हम डर के माहौल में जीते थे। हमें सुनने को मिलती थी कि सीमा पार से गोलीबारी हुई, हमें सुनने को मिलते थे कि हमारे जवान शहीद हो गए, हमें सुनने को मिलता था कि हमारा दूर का कोई परिजन जो कि आतंकियों की भेंट चढ़ गया। तो इस तरीके के खबरों के बीच जो शांति की जो खबर है, अमन की जो खबर है, बेहतर शिक्षा की खबर है, टनल की खबर है, कनेक्टिविटी की खबरें हैं, कैसे दिल्ली से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ी, कैसे जम्मू के लोगों की कनेक्टिविटी श्रीनगर से बढ़ी, और कैसे तो आप कह रहे हैं कि जो विकास की कहानी है वो अब धीरे धीरे वहां पर पांव पसार रही है और ये एक बड़ा मुद्दा है। धीरज, मेरे साथ बने रहिए। हम बारामूला चलते हैं और हमारे संवाददाता रमा त्यागी के साथ जुड़ते हैं। रमा जी, बर्फ की चोटियों के बीच में किस तरह से वहां पर तैयारियां हैं, और थोड़ा समय दिखाइए कि वो क्या कुछ तस्वीरें हैं जो लोकतंत्र में विश्वास जगा रही हैं आम जनता की, और कौन से बड़े दिग्गज हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर है। देखिए, बर्फ की चोटियां यहाँ पर जरूर हैं, लेकिन इस वक्त जो है कड़ी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर और सियासी गर्मी भी उतनी तेज है, और मतदाताओं का जो उत्साह है वो भी इस उत्साह की गर्मी को यहाँ पर बढ़ा रहा है। बड़ी संख्या में जो है मतदाता सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं और मतदान के इस पर्व में शिरकत कर रहे हैं। घाटी की जो तमाम सीटें हैं सभी पर लंबी लंबी लाइनें, और लगातार जिस तरह से मतदाता निकल कर आ रहा है, तो यही बदली हुई तस्वीर यहाँ पर दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह से लोकतंत्र में, किस तरह से व्यवस्था में विश्वास कायम हुआ है। देखिए, चुनाव यहाँ पर पहले भी होते रहे हैं चुनाव, लेकिन मतदान का जो प्रतिशत था वो बहुत कम रहता था। मतदाताओं का जो इंटरेस्ट था वो नहीं था, एक खुला व्यवहार नहीं था, खुला वातावरण नहीं था, डर का माहौल रहता था, थ्रेट कॉल्स होती थी, बंद कॉल्स होती थी। जहां पर मैं खड़ी हूँ बारामूला का आजादगंज ये पोलिंग बूथ है, और ये पूरा इलाका जो है हमेशा ही ये बंद रहता था। यहाँ पर लोग निकल कर नहीं आते थे मतदान के लिए। पहली बार यहाँ पर जो पहला वोट पड़ा है वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें पड़ा है, उसमें बड़ी संख्या में लोग निकल कर आए, और आज भी बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं। और तमाम ऐसे इलाके हैं, सोपोर है, पट्टन है, वहां के ऐसे गांव हैं जो अलगाववाद, आतंकवाद से प्रभावित थे, बहिष्कार होता था, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने वोट डाला ही नहीं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें वो कह रहे थे कि हम पहली बार वोट डाल रहे हैं। 50 साल का, 60 साल का एक मतदाता कह रहा है कि मैं पहली बार निकल रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तब्दीली आई है, कितना विश्वास जो है
संविधान में, लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का कायम हुआ है और ये ऐसे ही कायम नहीं हो जाता है। ये जब लोग देखते हैं कि चीजें जो कही जा रही हैं वो धरातल पर उतर रही हैं, तब आता है। पुराने जो सियासत है या पुरानी जो राजनीति है उसमें लोग कहते हैं कि हमारा विश्वास नहीं था। बहुत सारे निर्दलीय कैंडिडेट हैं जो इस चुनाव को बहुकोणीय बना रहे हैं। हर सीट पर यहाँ पर त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला है और वो दल जो लोग आए हैं निर्दलीयों के रूप में और 25 ऐसे दल हैं, छोटे छोटे दल जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना था कि पहले उन्हें प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला। जिस तरह से 2019 के बाद से यहाँ पर बीडीसी चुनाव हुए, डीडीसी चुनाव हुए, उसके बाद ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव हुआ, तो यहाँ पर युवाओं को, नए चेहरों को मौका मिलना शुरू हुआ है। और जो एक पुरानी परिपाटी थी जिसकी वजह से डर का भी माहौल था और लोगों का सियासत में विश्वास भी नहीं था, लोग नहीं निकल कर आते थे, तो अब वो सब खत्म हुआ है। तो एक नई तरह की राजनीति जम्मू कश्मीर में, एक नई तरह की तस्वीर, नई तरह का ही ये सियासी रण है। इसे ऐतिहासिक इसलिए भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल एक नए तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से एक फेस्टिवल की तरह इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। पहले यहाँ पर सेलिब्रेशंस नहीं होते थे, पहले यहाँ पर खबरें आती थी कि वहां पर उस कैंडिडेट पर हमला हो गया, उस जगह वहां पर आतंकवादी हमला हो गया। लेकिन आज जो है, आज देखिए पिंक पोलिंग बूथ है, ग्रीन पोलिंग बूथ है, कुछ पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ युवा संचालित कर रहे हैं। तो युवा चेहरे भी राजनीति में आए हैं, युवा मतदाता भी बड़ी संख्या में है। 3 लाख के करीब युवा मतदाता हैं और जो नए मतदाता हैं, पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनकी संख्या भी 1.5-2 लाख के करीब है। और युवा जो है वो मतदान करवा भी रहे हैं, इस प्रक्रिया को संचालित भी कर रहे हैं। तो इससे बड़ा उत्साह, इससे बड़ा बदलाव कहाँ देखा जा सकता है? रमा, यानी उत्साहजनक तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। यानी वही सुविधाएं जो पूरे देश में लोगों को मिलती हैं, वो बारामूला से भी उसी तरह की तस्वीरें जो आपने दिखाया कि महिलाओं द्वारा संचालित पूरा पिंक बूथ और विशेष सुविधाओं से सज्ज। आप मेरे साथ बने रहिए। निशांत राय के पास चलते हैं। सोपोर हमारे संवाददाता इस वक्त जमीन पर है। सोपोर एक ऐसा इलाका है निशांत जो न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक तौर पर भी काफी इंपॉर्टेंट वहां पर रखता है। बड़ी मंडियां हैं, लोगों की आर्थिक गतिविधियों में बहुत रुचि है। तो कौन कौन से मुद्दे आपको लगता है सोपोर में जिनको लेकर के आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता निकले घरों से? देखिए, अगर सोपोर ना केवल पूरी घाटी की बात की जाए, चाहे कुपवाड़ा की बात की जाए, बारामूला की बात की जाए, बांदीपुरा की बात की जाए, तमाम जो मुद्दे हैं लगभग मिलते जुलते हैं और जिसमें सबसे अहम हो जाता है विकास, डेवलपमेंट। और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में यहाँ एक बड़ी तब्दीली आई है, उसके बाद से जो मतदाता हैं वो आज जो पहले के रिकॉर्ड्स हम देखें, सोपोर का ही खासकर देखें तो काफ़ी कम फीसदी में यहाँ पर मतदान हुआ करता था। लेकिन इस बार मतदाता सुबह से लगातार आ रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि जमहूरियत के जश्न में कश्मीर का हर व्यक्ति शामिल हो रहा है और इस बात को अच्छी तरीके से समझ गया है। जो पहले लोग यहाँ पर बायकॉट इलेक्शन कहते थे, उनके लिए अब कश्मीर में कोई जगह नहीं है, या तो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं या वो सुधर गए हैं। और उसी का नतीजा है कि आज पोलिंग बूथ पर चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं, बड़ी आपको रोकना चाहेंगे और इस वक्त हम सीधे चलेंगे हैदराबाद हाउस, जहां पर भारत और जमैका के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता शुरू होने ही जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं समाचार। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या?
सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। चलिए, आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम जिसमें हम लगातार चर्चा कर रहे थे। ब्रेक के पहले विधानसभा चुनाव की तीसरे चरण का चुनाव जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है और अब हम बात कर रहे थे सोपोर में अपने संवाददाता से और अब वापस घाटी से रुख करते हैं जम्मू का, जहां पर अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं भगवती नगर जम्मू से। अमरेंद्र, बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपके ज़रिए हम समझना चाहते हैं कि जम्मू में क्या माहौल है और किस तरह से लोग आज लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी हिस्सेदारी, अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। अजय जी, जिस तरह से जश्न जमहूरियत के तीसरे और आखिरी अहम पड़ाव में अगर हम बात करें पूरे जम्मू कश्मीर में, तो 40 विधानसभाओं में 415 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत को वो लोग तय कर रहे हैं और ईवीएम में उनके लिए मतदान कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है, ये जो जम्मू का ये जो मेन जो विधानसभा की जो 40 सीटों में से जो 26 सीटें हैं वो खासी अहम मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें कठुआ, जम्मू और उधमपुर की जो 26 सीटें हैं ये खासी अहम इसलिए भी होती हैं क्योंकि ये जो है हिंदू बाहुल क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खासा दबदबा है। और अगर थोड़ा सा पीछे में ले जाऊं तो 2014 की जो तस्वीर थी वो बेहद अलग थी। 2014 में जो है यहाँ से जो चुनाव हुए थे उसका जो रिजल्ट थे, जो पीडीपी 28 सीटों के साथ पहले नंबर पे थी और भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें सूबे में जीते थी और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12। और उस दौर में जो है पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 2018 में दोनों की राहें जुदा हो गई और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद एक अहम तारीख आती है जम्मू कश्मीर के इतिहास में, 5 अगस्त 2019। वो अहम दिन इसलिए भी माना जा सकता है जब जिस तरह से जो आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया और उसके बाद की जो तस्वीर थी वो खासी अलग थी। और जब एक दशक में चुनाव हो रहे थे तो जो 87 सीटों का जो गणित था वो परिसीमन के बाद 90 सीटों में कन्वर्ट हो जाता है और 90 सीटों के लिए 46 का एक जादुई आंकड़ा होता है और जनता के सामने वो बड़े मुद्दे होते हैं। और उन बड़े मुद्दों में बात करें अगर पूरे जम्मू का जो शहरी इलाका है वहां पर हमेशा ही जो है राष्ट्रीय जो मुद्दे थे वो छाए रहे, जिसमें धारा 370 के बाद जो परिवर्तन था उसकी साफ झलक देखी गई। लोगों में स्थिर शांति के साथ जो सरकार चाहिए और जो मजबूती से विकास के रास्ते पर बढ़े उसकी बात की गई। और इसके अलावा जो अगर ग्रामीण का जो एरिया देखें वहां पे कुछ स्थानीय मुद्दे थे और जिसमें एक अहम मुद्दा था जो पहाड़ी और जो बॉर्डर के एरिया के जो लोग रहते हैं उनके सामने जो बकरवाल और जो पहाड़ी जाति के लोग। बहुत धन्यवाद अमरिंदर जी वक्त निकालने के लिए। और अभी हमारे सभी संवाददाताओं का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो जम्मू और घाटी, कश्मीर घाटी से हमारे साथ जुड़ रहे थे। और वापस आज की जो बड़ी खबर है उस पर आपको लिए चलते हैं। जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रू होलनेस की भारत यात्रा का आज दूसरा दिन है, बहुत ही अहम दिन। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले की हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जो है वो शुरू हो गई है। ये यात्रा भारत की जो कैरेबियन समुदाय के प्रति जो व्यापक आउटरीच का एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब है, जिसमें जमैका एक बहुत अहम सदस्य है। स्पष्ट तौर पर ये जो 4 दिनों की यात्रा है जमैका के प्रधानमंत्री की, वो भारत और जमैका के द्विपक्षीय संबंधों, न केवल द्विपक्षीय संबंधों बल्कि पूरे क्षेत्र में जो भारत का जो ग्लोबल साउथ को लेकर के जो आउटरीच है उसके लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। ऐतिहासिक यात्रा है। दोनों ही देश कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा कर सकते हैं। सांस्कृतिक संबंधों के अलावा आर्थिक संबंधों को भी विस्तार मिलने की उम्मीद है। और जैसा कि आपको पता है कि ये आज दूसरा दिन है। कल पहुंचे थे जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रू होलनेस और उनका कार्यक्रम है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ मिलने का भी। और एक और भी विशेष बात कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी दौरा करेंगे कल और भारत की सांस्कृतिक तस्वीरों से अपने आप को परिचित कराने का प्रयास करेंगे। और ये इस वक्त जो प्रतिनिधिमंडल की वार्ता चल रही है वो अत्यंत इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि न केवल दोनों देश सांस्कृतिक बल्कि आर्थिक तौर पर और ज़्यादा करीब आना चाहते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर एमओयूज़ होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें शिक्षा, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और व्यापार जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। दोनों ही देशों ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और भारत और जमैका के बीच लंबे समय तक
जो बंधन जुड़े हैं उसको और भी मजबूत करने का काम किया जाएगा। जमैका में आप देखेंगे बड़ा एक भारतीय समुदाय भी है जो वहाँ पर बहुत ही वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी है जो जमैका में प्रवास करती है और बहुत पुराने संबंध हैं 19वीं सदी से लेकर के, जिसमें भारत से लोग वहाँ पे एक श्रमिक के रूप में गए और उसके बाद वहीं के रह गए। अगर सांस्कृतिक संबंधों की बात करें, हल्के फुल्के अंदाज में क्रिकेट दोनों ही देशों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्ताना खेल प्रतिस्पर्धाओं में लगातार एक दूसरे के साथ लगातार दोनों ही देश करीब आते रहे हैं। अमृतपाल सिंह हमारे वरिष्ठ संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। अमृतपाल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत की कैरेबियन आउटरीच का एक अहम पड़ाव माना जा सकता है और इस पहली यात्रा को भारत, जमैका के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा को भारत किस तरह से देख रहा है? अमृत जी। जी, पहली बायलैटरल यात्रा है। मल्टीलैटरल इवेंट्स में तो वो आए हैं, G20 में पार्टिसिपेट किए थे, पर एंड्रयू होलनेस जो जमैका के प्रधानमंत्री हैं या किसी भी जमैका के प्रधानमंत्री की भारत की पहली बायलैटरल यात्रा है। आपने ठीक कहा कि बड़ी अहम यात्रा है क्योंकि दोनों देशों के काफी घनिष्ठ संबंध हैं, चाहे कल्चरल टाइज ले लें, हिस्टोरिकल टाइज ले लें। एक वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी जिसे आपने कहा वहाँ है, इंडियन ओरिजिन की कम्युनिटी है जो 19वीं शताब्दी में इंडेंचर्ड लेबर इंडिया से प्लांटेशन वर्कर्स गए थे तो उनके डिसेंडेंट्स हैं। करीब 70,000 के करीब इंडियंस या इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ रहते हैं। तो जमैका और भारत के रिलेशंस अगर आप देखें मॉडर्न ईरा में भी ट्रेड के लिहाज से आपका करीब 117 मिलियन डॉलर्स का ट्रेड है। ये फिगर चाहे छोटा लगता हो पर आपको ये फैक्टर इन करना होगा कि जमैका एक छोटा कंट्री है, एक छोटा कैरेबियन कंट्री है। उस लिहाज से ट्रेड फिगर्स अच्छे हैं। ऑफ कोर्स आज की मुलाकात में दोनों ही प्रधानमंत्री और उनकी डेलीगेशन ये तलाशेंगी कि कैसे इस ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाया जाए, खास करके ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, कनेक्टिविटी कैसे आगे बढ़ाई जा सके। दूसरा, मेरे ख्याल से ये यात्रा अहम इसलिए भी है क्योंकि आपका जो रिश्ता है सिर्फ बायलैटरल नहीं है, बड़े इम्पोर्टेंट कंट्री है वो कैरिकॉम का, कैरेबियन रीजन का, जिसके साथ आप एंगेज करते हैं क्योंकि आपने जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबल साउथ की लीडरशिप अज्यूम की है, तो ये ग्लोबल साउथ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये सभी कैरेबियन इकोनॉमीज कैरिकॉम को अगर एज अ ग्रुपिंग देखें तो जमैका उसका एक लीडिंग मेंबर है, उसका एक लीडिंग कंट्री है। तो उस लिहाज से भी, मल्टीलैटरल लिहाज से भी ये मुलाकात इम्पोर्टेंट है और ये विजिट इम्पोर्टेंट है। जी अजय। अमृत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से हम ग्लोबल साउथ के आउटरीच में लगातार दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो कम विकसित देश हैं या फिर जो विकासशील देश हैं उनको संपूर्ण दुनिया के विकास की प्रक्रिया से अलग करके बिल्कुल नहीं दे सकते। जब तक आप सभी को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तब तक आप पूरी दुनिया में जो विकास की कहानी है उसका फायदा पूरी तरह से पहुंचा नहीं पाएंगे। और वाकई धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारत को अब लोग स्वीकार करने लगे हैं कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ है और सभी से महत्वपूर्ण संबंध बनाना ही भारत के अपने विदेश नीति के केंद्र में नजर आ रहा है। और ये जमैका के साथ भी हाथ मिलाना इसी आउटरीच का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जी बिल्कुल, और भारत हमेशा से ये कहता रहा है किसी भी ग्लोबल फोरा पे कि आप हमें इसलिए नहीं सुनिए कि हम भारत की आवाज़ है, हम वॉइस ऑफ रीजन है। आप अगर ग्लोबल साउथ को साथ लेके नहीं चलेंगे, विकासशील देशों को या जो विकसित देश नहीं हैं उनको साथ लेके नहीं चलेंगे, तो आप दुनिया की जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं एड्रेस कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया की 2/3 आबादी ग्लोबल साउथ में रहती है। तो उनकी प्रायोरिटीज, उनकी एस्पिरेशंस, उनके डेवलपमेंटल गोल्स, उनकी जरूरतें को आपको ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर में फैक्टर इन करना पड़ेगा। तो तभी भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करता है, चाहे G20 में अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप को, परमानेंट मेंबरशिप की बात हो, या कैरिकॉम को वहां बुलाया गया, क्योंकि ये वो देश है, आप देखें जोग्राफिकली ये अमेरिका के जस्ट नीचे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। विकसित देशों के जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी से भी इनको आप साथ नहीं लेके चल पाए। तो वो जो रिन्यूड पुश देनी है कि दुनिया की ज्यादातर आबादी की जरूरतों को पूरा करना, तो वो उस लिहाज से भी ये मीटिंग, आपने ठीक कहा कि बहुत अहम है।
जी। और प्रधानमंत्री मोदी और जमैका के प्रधानमंत्री जब हाथ मिला रहे होंगे तो वैक्सीन मैत्री भी जरूर याद आ रही होगी दोनों को, जब कोविड के मुश्किल दिनों में पूरी दुनिया किसी का साथ नहीं दे रही थी, ऐसे में भारत एक ऐसे संवेदनशील साथी के रूप में कई सारे देशों को मदद करता हुआ नजर आया। मेरे ख्याल से 55 से ज्यादा, मुझे करेक्ट कीजिएगा, लोगों को की तरफ सहायता का हाथ आगे बढ़ाया। और भारत शायद एक लकीर, बड़ी लकीर खींचना चाहता है जिसमें वो विकसित देशों को दिखाना चाहता है कि आपके पास संसाधन भले ही ज्यादा हो, तकनीक भले ही बेहतर हो, लेकिन वक्त पड़ने पर, मुश्किल में जब आप हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वो भी एहसान के तौर पर हाथ आगे बढ़ाते हैं, मैत्री का हाथ आपका आगे नहीं बढ़ता है। और भारत इस बात को पुख्ता करना चाहता है कि वो सहयोगी के तौर पर आपसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए भारत की स्वीकार्यता बढ़ रही है। बिल्कुल, और भारत विकसित देशों को भी मल्टीपल, अभी प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में थे समिट ऑफ द फ्यूचर में, उन्होंने यही गुहार लगाई कि कि अगर ह्यूमैनिटी ने, मानवता ने तरक्की की है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और क्षेत्र में अपने आप को सक्षम किया है, तो ये सबको आपको पूरी मानवता के साथ शेयर करना चाहिए। आपने वैक्सीन मैत्री की बात की, बिल्कुल भारत ने उस वक्त पर रीच आउट किया, तो भारत एक तरह का सिर्फ यहाँ बैठकर मतलब प्रीचिंग फ्रॉम द हाई पेडेस्टल नहीं कर रहा है। भारत कह रहा है कि भाई हम वैक्सीन मैत्री किया, हम डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करना ग्लोबल साउथ के साथ शेयर करते हैं, आप विकसित देशों के साथ भी हम पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो हम अपनी हिस्सेदारी निभाने को तैयार हैं। अब आप वो हाथ बढ़ाइए कि वो जो मुल्क हैं जो दुर्भाग्य से इस प्रगति की दौड़ में पीछे छूट गए, क्योंकि उनमें ज्यादातर दुनिया की मानवता की आबादी रहती है, उनको अगर आप साथ लेके नहीं चलेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के हल भी ढूंढ नहीं पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र जैसी इंपॉर्टेंट ग्लोबल बॉडी अगर विकसित देशों या पावरफुल देशों के P5 के एजेंडा को ही पूरा करती रहेगी तो उसका लाभ नहीं हो पाएगा। अब फिर आपको इस तरह की समिट्स ऑफ द फ्यूचर करनी पड़ेंगी कि मल्टीलैटरलिज्म की रिलेवेंस ढूंढनी पड़ेगी। तो आप उन प्रिंसिपल्स पे खरे उतरें और उन प्रिंसिपल्स पर आप चलें और उसको एग्जीक्यूट करें। प्रधानमंत्री ने यही न्यूयॉर्क में भी कहा था दैट ग्लोबल एम्बिशन मस्ट बी मैच्ड बाय ग्लोबल एक्शन। आपकी एम्बिशन हो सकती है, आप कह सकते हैं कि जी हम चाहते हैं कि एक इक्विटेबल इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर बने, पर उसके लिए आपको एक्शंस करने पड़ेंगे। और भारत ने ये कहा कि हम यहाँ पर सिर्फ प्रीच नहीं करने आए हैं, हमने करके दिखाया और हम वादा करते हैं हम आगे भी करते रहेंगे, आप भी कीजिए। और मेरा ख्याल है कि जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ की जो रीच है, भारत यहाँ कोई यूनियनगिरी या नेतागिरी नहीं कर रहा ग्लोबल साउथ की, वो उनकी आवाज बुलंद कर रहा है, अपनी जो स्ट्रेंथ्स है, क्योंकि दुनिया अब भारत की सुनती है, तो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद कर रहा है। और इस तरह की जो विजिट्स हैं, जैसे जमाइका के साथ, कैरिकॉम के साथ जो रिश्ते हैं और उन ताल्लुकात को मजबूत करना, यही दिखाता है कि मंशा ये है कि सारी मानवता को आप इकट्ठे लेके चलें और उनके एजेंडाज को, उनकी जरूरतों को, उनके गोल्स को, उनकी डेवलपमेंटल नीड्स को पूरा करें। जी, अब थोड़ा सा रुख करते हैं सांस्कृतिक संबंधों की ओर। और जिस तरह से हम हमेशा देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की संस्कृति से, यहाँ की कला से, यहाँ के संस्कारों से पूरी दुनिया को जोड़ना चाहते हैं, और जो बाहर भारतवंशी रह रहे हैं, यहाँ के जो स्थानीय भारतीय समुदाय, जिससे बार बार कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में वाराणसी जाना, वहाँ पर गंगा आरती और सारनाथ जैसे क्षेत्रों का दौरा करना और वापस उन भारतवंशियों के बीच में जब जमैका के प्रधानमंत्री जाएंगे तो शायद एक नई पहचान भारत की लेकर के जाएंगे, एक नई ऊर्जा लेकर के शायद जब यहाँ से 4 दिन बाद वापस जाएंगे तो वो एक नए भारत को अपने हृदय में बसा के ले जाएंगे। आपको ताजुब होगा कि वहां पे अजय 70,000 की आबादी तो चलो एक नंबर है इंडियन ओरिजिन की, वहां फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, नवरात्रि, अभी नवरात्रि के डांसेस हो रहे हैं वहां, तो गरबा किया जाता है। ये संस्कृति है जो वो 200 साल में नहीं भूले हैं वो। और जब जैसे आपने कहा कि जब वो बनारस जाएंगे और गंगा आरती में हिस्सा लेंगे तो वो उसको एक नई कोई संस्कृति नहीं लेके जाएंगे, अपनी संस्कृति जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको मजबूत करेंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस रिलेशनशिप का, क्योंकि आप इसको लेवरेज करके जो बाकी हम बातें करते हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंटल नीड्स,
टेक्नोलॉजी पर आधार आपका एक शेयर्ड कल्चर है, जो सदियों के बाद भी 19वीं शताब्दी में उनके पुरखे वहां गए थे। बिल्कुल सही कहा अमित जी आपने, और यही सोच दोनों देशों को और ज्यादा करीब ले आती है। वक्त मेरे पास इतना ही, बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। देखना होगा कि कौन से क्षेत्र हैं जहां पर MOUs साइन होते हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा बायो और फार्मा कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर MOU साइन होंगे। फिलहाल इस समाचार में आगे बढ़ते हैं और विधानसभा चुनाव से ही जुड़ी खबरों को आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलवल में चुनावी जनसभा को आज संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक चरण में सभी 90 सीटों पर मतदान होना है। मतों की गिनती और चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। तो हरियाणा का चुनावी संग्राम और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पानीपत शहरी और समालखा की बापौली में आज रैली को संबोधित करेंगे। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती आज राज्य के यमुनानगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता भी राज्य के मतदाताओं को साधने के लिए राज्य भर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में बसपा और इनेलो का गठबंधन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य में कल से चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। राहुल गांधी की कल से शुरू हुई हरियाणा विजय संकल्प यात्रा आज झज्जर के बहादुरगढ़ पहुंचेगी। सोनीपत के 5 विधानसभा सीटों को कवर करते हुए ये यात्रा गोहाना पहुंचेगी। वहीं भूपेंद्र हुड्डा और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अनाज मंडी समालखा में रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर सकती हैं। चुनावी रणनीतिकार से सियासी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर कल राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर पिछले 2 सालों से जन सुराज पदयात्रा पर हैं और अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर अपनी पार्टी को लॉन्च कर रहे हैं। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड में कुछ दिनों के लिए उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि कल दल के नाम के अलावा संविधान और लीडरशिप की घोषणा की जाएगी। 2-2.5 साल के बिहार के इस अभियान के एक चरण की एक तरह से आप समझिए कि समाप्ति हो रही है और उसका प्रतिफल है कि 2 अक्टूबर को बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मिलकर इस दल का नींव रख रहे हैं। 2 तारीख को दल की घोषणा, औपचारिक घोषणा होगी दल के नाम की, दल के संविधान की और उसके प्रावधानों की, और दल के साथ साथ दल के लीडरशिप की। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू से कहा है कि मुझे दल का नेता नहीं बनना है। और भाजपा के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू होकर के 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस चरण में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में पार्टी को सदस्यता अभियान के तहत 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। आपको बता दें कि सदस्यता अभियान के पहले चरण में भाजपा ने 1.67 करोड़ सदस्य बनाए हैं। दूसरे चरण का अभियान समाप्त होते ही 16 से 31 अक्टूबर तक पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान चलाया जाएगा। पार्टी ने सभी प्रदेश पदाधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर 5-5 हज़ार सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। और कोलकाता से आज फिर से बड़ी खबर आई। कोलकाता आरजीकर अस्पताल में हुए महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है। जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर से पूरी तरह से हड़ताल पर चले गए हैं। इस बार डॉक्टर्स अपने काम को पूरे तरीके से बंद कर चुके हैं। साथ ही इन्होंने 10 मांगे भी राज्य के सामने रख दी हैं। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट डॉक्टर्स की ये मांगे हैं कि अभया को बिना किसी देरी के न्याय मिले। दूसरी मांग, स्वास्थ्य मंत्रालय प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी ले और स्वास्थ्य सचिव को तुरंत उनके पद से हटाया जाए। तीसरी मांग है कि राज्य के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में तुरंत केंद्रीकृत रेफरल प्रणाली लागू की जानी चाहिए। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में खाली बेड्स के बारे में ऑनलाइन जानकारियां दी जाए। मॉनिटर स्थापित किए जाने चाहिए। प्रत्येक कॉलेज के आधार पर जूनियर डॉक्टर्स के निर्वाचित प्रतिनिधित्व के साथ टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए। अस्पतालों में पुलिस की सुरक्षा बलों को बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए सभी जो रिक्त पद हैं उनको तुरंत भरा जाना चाहिए।
धमकी देने वाले सिंडिकेट में शामिल लोगों की जांच करने और उन्हें दंडित करने के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में जांच समितियां भी स्थापित की जाएं। ये भी मांग रखी गई है कि हर मेडिकल कॉलेज में छात्र परिषदों के चुनाव तुरंत कराए जाएं, सभी कॉलेजेस को आरडीओ को मान्यता दी जाए और पश्चिम बंगाल मेडिकल कॉलेज और पश्चिम बंगाल मेडिकल बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार और अराजकता की तुरंत जांच होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के प्रवर्तन निदेशालय ने अब जवाब मांगा है। शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मामले को सीजीआई की बेंच के सामने उठाया। कोर्ट ने छुट्टियों के बाद सुनवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को अवैध करार दे दिया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें जिला कलेक्टर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश की अवहेलना करते हुए वहां मौजूद ईदगाह, दरगाह और दूसरे धार्मिक निर्माणों को गिराया गया। सीजीआई ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वो पहले से लंबित मामले के साथ सुनवाई की मांग के लिए मेल प्रेषित करें। अभिनेता गोविंदा ने अपने प्रशंसकों को धन्यवाद देते हुए कहा है कि डॉक्टर्स ने उनके पैर में लगी गोली को अब निकाल दिया है। आपको बता दें कि आज सुबह मुंबई स्थित उनके आवास पर ही उनकी अपनी ही बंदूक से गोली चलने की वजह से पैर में चोट लग गई और गोविंदा के पास उनका अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर है। गोविंदा कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे, अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को अलमारी में रख रहे थे, तभी उनके हाथ से रिवॉल्वर गिर गई और दुर्घटनावश गोली भी चल गई। डॉक्टर्स ने अब गोली निकाल दी है और उनकी हालत स्थिर है। फिलहाल वो अस्पताल में ही है। उधर नेपाल में बारिश कम होने का असर कोसी और गंडक के जल स्तर पर देखने को मिल रहा है। कोसी बैराज के 19 फाटकों को अब बंद कर दिया गया है। अब केवल 37 फाटक से ही पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि अब भी बिहार के 20 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। सड़क, गांव पानी में डूबे हुए हैं। इस वक्त भी बिहार में बाढ़ से 3.5 लाख लोग प्रभावित हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को फूड पैकेट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही राहत शिविर में भी लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि पहली बार पूरे नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में ज़्यादा अत्यधिक बारिश होने की वजह से उत्तर बिहार की नदियों में रिकॉर्ड पानी देखा गया है। वर्षों बाद 2024 में कई नदियों ने अपने जलस्तर का रिकॉर्ड बनाया। आपदा प्रबंधन के अपर मुख्य सचिव और अन्य पदाधिकारियों द्वारा भी हेलीकॉप्टर से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सहरसा के नौहट्टा प्रखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। चिराग पासवान ने बाढ़ पीड़ितों के साथ मुलाकात की, राहत सामग्री का वितरण किया और मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि बिहार के 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार युद्ध स्तर पर लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश में लगी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी ने भी एनडीआरएफ के साथ बैठक कर इस बात को सुनिश्चित किया कि रेस्क्यू इवैक्यूएशन में हम लोग किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरतें। कल देर रात तक, आज सुबह तक इवैक्यूएशन का अधिकांश कार्य को पूरा कर लिया गया है। यहाँ से अब जरूरत है रिलीफ की और रिलीफ के बाद जरूरत है उनका पुनर्वास करने। रिलीफ के लिए यहाँ पे कम्युनिटी किचन्स की व्यवस्था कर दी गई है। उसको लगभग दुगना जरूरत पड़ने पे उससे ज्यादा संख्या में आज के ही तत्काल प्रभाव से उसको बढ़ाया भी जा रहा है। और तेजस्वी यादव पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी विपदा हुई, कहाँ गए ये लोग, राहुल गांधी कहाँ हैं, ये सारे सवाल उन्होंने उठाए। पहले तो ऐसी महामारी के समय जो लोग राजनीति करते हैं, पहले वो बताएं ना वो लोग हैं कहाँ। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, हर किसी के व्यक्तिगत कमिटमेंट्स होते हैं
मैं ये नहीं कह रहा कि नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं देश में है, क्यों नहीं इस मुसीबत की घड़ी में अपने लोगों के बीच है, मैं ये सवाल खड़े नहीं कर रहा। पर ये सवाल तो बनता है ना कि चुनाव के वक्त जब हर कोई दिखता है तो त्रासदी में क्यों नहीं दिखता। मैं राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं से भी मैं पूछूंगा, राहुल जी के पास फुर्सत नहीं है। उधर नेपाल में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 217 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। लगभग 28 लोग अब भी लापता हैं। इस तबाही से अब तक 143 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से बिहार में भी अफरा तफरी का माहौल है। राजधानी काठमांडू की ओर जाने वाले सभी प्रमुख मार्ग बंद हैं। हजारों यात्री विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल की ओर से कोसी और गंडक बैराज में 10 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आ चुका है। नेपाल प्रभाग में पानी के दबाव को देखते हुए कोसी बैराज के 56 गेट्स खोल दिए गए थे, जिससे कोसी में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। कई राजमार्ग भी और सड़कें भी प्रभावित हुई, बाधित हुई। सैकड़ों मकान और पुल ध्वस्त हो गए। बाढ़ की तबाही का संकेत मिलने के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री भी कल शाम देर वापस लौट आए। आते ही उन्होंने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई और इस आपदा की स्थिति से निपटने के लिए नेपाल वित्त मंत्रालय ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन अधिनियम 2074 BS के अनुसार तुरंत 1 अरब रुपए का फंड जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही देश भर में 3 दिनों के शोक की भी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, कोट, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। समाज के प्रति उनकी सेवा और राष्ट्रीय प्रगति में योगदान के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता है। विभिन्न विषयों पर उनकी अंतर्दृष्टि भी बहुत समृद्ध है। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने एयर स्टाफ के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वायुसेना के नए प्रमुख बनने पर AP सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। AP सिंह दिसंबर 1984 में फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त एक प्रायोगिक परीक्षण पायलट हैं। इन्होंने लगभग 40 सालों के अपने लंबे करियर में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। और मीडिया से बातचीत में AP सिंह ने कहा कि वायुसेना का मुख्य फोकस आत्मनिर्भरता, परिचालन क्षमताएं और बेहतर प्रशिक्षण रहेगा। Yes, I've been associated with Tejas program right from its flight testing days, so it is quite close to my heart, and I know that this aircraft has the capability. It's a little too small an aircraft for the current situation. However, we have place for such an aircraft, and we've ordered already 200 plus orders, 200 plus aircraft of this type. But we need to move on now. We need to focus more towards Mark II and AMCA program. We have the capacity and capability within the country to achieve this. However, I think we need to focus all our energies. Everybody has to come together. The forces, the DRDO, the private industry, the PSUs like HAL, everybody has to come together to make it a success. We are सशक्त, सुदृढ़ and आत्मनिर्भर. ये हमने इस बारे का अपने आप को मोटो दिया है। थैंक यू वेरी मच। RBI ने सोमवार को कहा कि सोने के बदले कर्ज देने वाले जो गोल्ड लोन कंपनियां हैं उनके कामकाज में कई तरह की गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। RBI ने गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को अपनी नीतियों और पोर्टफोलियो की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। RBI ने बताया कि हालिया समीक्षा में सोने के आभूषणों को गिरवी रख करके लोन देने के संबंध में कई कमियां सामने आई हैं। प्रमुख कमियां जो पाई गई हैं उनमें जो लोन की सोर्सिंग है और गोल्ड का वैल्यूएशन है। कर्ज रखे जाने वाले जो गोल्ड है उसका वैल्यूएशन आउटसोर्स किया जाता है और वहाँ पर भी कई बार देखा गया कि गलत वैल्यूएशन की जाती है। RBI ने सोने के बदले कर्ज देने में कारोबार में शामिल सभी संस्थाओं को अपनी नीतियों और प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा करने, कमियों की पहचान करने और समयबद्ध तरीके से उचित सुधारात्मक कदम शुरू करने की सलाह दी है। RBI की अधिसूचना के मुताबिक ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो आउटसोर्स की गई गतिविधियां हैं, तीसरे पक्ष की जो सेवा प्रदाता हैं, संस्थानों का पर्याप्त नियंत्रण हो। कहा गया है कि ये जो गोल्ड लोन देने वाली संस्थाएं हैं, RBI के वरिष्ठ प्रबंधक को 3 महीने के भीतर अपनी कार्रवाई के बारे में सूचित किया।
इस संबंध में जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका पालन न किए जाने पर इसे गंभीरता से भी लिए जाने की बात आरबीआई ने कही है। और अब देखते हैं कारोबार जगत की दूसरी अन्य खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार की 10,900 करोड़ रुपए वाली पीएम इलेक्ट्रिक सब्सिडी योजना आज से शुरू होने जा रही है। ये योजना देश में 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत ई-2 व्हीलर्स, ई-3 व्हीलर्स, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और दूसरे उभरते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार इनकी खरीदारी पर सब्सिडी देगी। श्रमिकों के लिए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस यानी वीडीए में संशोधन के बाद बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी दर आज से लागू हो रही है। बता दें कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों का कौशल स्तर के आधार पर वर्गीकरण कर इजाफा किया है। भारत क्रूज टूरिज्म का ग्लोबल हब बने, इस उद्देश्य से केंद्रीय जलमार्ग और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत क्रूज मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 तक भारत में क्रूज टूरिज्म को बढ़ाकर 10 लाख यात्रियों तक करना और 4 लाख नौकरियों का सृजन करना है। इस दौरान भारत मिशन के तहत कॉर्डेलिया क्रूज पर विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कर्मचारियों की कुल संख्या 2021-22 में 1,72,00,000 से 7.5% बढ़कर 2022-2023 में 1,84,00,000 हो गई। ये पिछले 12 वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रोजगार में वृद्धि की सबसे अधिक दर है। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि ये रियायत करदाताओं की ओर से ऑडिट रिपोर्ट को दाखिल करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए दी गई है। सरकार ने 1 अक्टूबर से शुरू तीसरी तिमाही के लिए पीपीएफ समेत लघु बचत योजनाओं के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बता दें कि पिछली 3 तिमाहियों से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के मुताबिक कंज्यूमर ड्यूरेबल बाजार वित्त वर्ष 2029-30 तक 5 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। अनुमान है कि वर्ष 2027 तक ये चौथा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। सीआईआई के मुताबिक अगले दशक में इस क्षेत्र के वैल्यू चेन में कई अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सेबी द्वारा कई कंपनियों के आईपीओ को मंजूरी मिलने के बाद आने वाले त्योहारी सीजन में आईपीओ मार्केट में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। सेबी द्वारा मंजूरी दिए गए आईपीओ में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी, हुंडई मोटर और विशाल मेगामार्ट शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपना प्रस्तावित 22,000 करोड़ रुपए का राइट्स इशू वापस लेने की घोषणा की है। राइट्स इशू में भारत सरकार की भागीदारी न होने के मद्देनजर बोर्ड ने इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित राइट इशू को वापस लेने का फैसला किया है। भारत ने चीन से आने वाले कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्टील के आयात की एंटी डंपिंग जांच शुरू की है। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक आवेदकों ने आरोप लगाया है कि कुछ वस्तुओं को चीन से डंप कीमतों पर आयात किया जा रहा है। इससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने तमिलनाडु के होसूर संयंत्र में आग लगने की घटना के बाद आईफोन 15 और आईफोन 16 का उत्पादन बंद कर दिया है। कंपनी ने बताया कि उनके पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और करीब 3 महीने तक आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें के सत्र में भारत की वैश्विक भूमिका को व्यापक समर्थन मिला है। 8 देशों के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन व्यक्त किया। 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थानों में सुधार के लिए भारत के रुख की भी सराहना की गई। साथ ही विभिन्न आपदाओं के दौरान अन्य देशों का सहयोग बनने के लिए भी भारत की प्रशंसा की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का भारत को लगातार जो विकासशील देश हैं उनका समर्थन मिल रहा है और स्थायी सदस्यता की मांग लगातार भारत की ओर से की जा रही है। कई विकसित देशों ने भी इस मांग का समर्थन किया है। हालांकि चीन जैसे कुछ देश इसका विरोध करते आए हैं, लेकिन अब इस मुद्दे पर भारत को समर्थन जो है वो लगातार चल रहा है। और ये आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण तस्वीरें, आज के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जो आज भारत और
अमेरिका के भारत और जमैका के बीच आज शुरू हुई है। आपको लगातार ये बता रहे हैं कि जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस की ये 4 दिनों की महत्वपूर्ण भारत यात्रा है, जिसमें ये द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के पहली द्विपक्षीय यात्रा पर जमैका के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और दोनों देशों के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता पहली बार हो रही है, जिसमें सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों पर कई सारे समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज जमैका के प्रधानमंत्री की 4 दिनों की यात्रा का दूसरा दिन है। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय समिट के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात होती रही है, लेकिन जमैका की ओर से पहली बार आधिकारिक यात्रा पर जमैका के प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली पहुंचे और आज भारत और जमैका के बीच द्विपक्षीय वार्ता इस वक्त भी चल रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। डॉक्टर होलनेस की बात करें तो ये उनकी पहली भारत यात्रा है और जमैका ने स्पष्ट किया है कि वो भारत के साथ अपने मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत करने के लिए तैयार है। उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और भी गहरा होगा और कई प्रमुख क्षेत्रों में जो पहले से सहयोग चल रहे हैं, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक प्रमुख क्षेत्र है, उसमें भी मजबूती आएगी। आपको याद होगा वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने जमैका को मुश्किल दिनों में भारत में निर्मित मेड इन इंडिया वैक्सीन की सप्लाई की थी और जमैका की जो विकास की परियोजनाएं हैं उसमें लगातार भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। व्यापार और निवेश के मोर्चे पर लगातार दोनों देशों के बीच जो आर्थिक संबंध हैं उसमें भी तेज़ी आई है। पिछले साल की बात करें तो 26% कारोबार में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक बहुत छोटा सा देश है कैरिबियाई समूह का जमैका और भारत की जो आउटरीच है कैरेबियन आउटरीच या जिसे आप व्यापक तौर पर ग्लोबल साउथ आउटरीच के नाम से भी जानते हैं, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण देश होने की वजह से जमैका और भारत का सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर और भी नज़दीक आना इस बात की तस्दीक देता है कि भारत लगातार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी ओर से सहयोग और मैत्री का हाथ आगे बढ़ाता रहा है और बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी सहयोग को और ज़्यादा मजबूत करने पर चर्चा जारी है। आज सुबह जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वो आज हैदराबाद में इस आधिकारिक द्विपक्षीय वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे हैं। दोनों देश सांस्कृतिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर पहले से ही बहुत नज़दीक माने जाते रहे हैं। 70,000 से ज़्यादा भारतीय समुदाय जमैका में अपनी उपस्थिति रखता है। भारत के त्योहारों को गर्मजोशी के साथ वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर, और कल भारत के सांस्कृतिक रूप की भी एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस, और 4 दिनों की यात्रा पर आज ये दूसरा और अहम दिन। यूनाइटेड नेशंस में भी आपने देखा कि आम सभा की जो बैठक हो रही थी उसमें भारत ने यूनाइटेड नेशंस में सुधारों पर जोर देते हुए इसी बात को रेखांकित किया कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र को शामिल न करना फैसले लेने की प्रक्रिया में न केवल भारत बल्कि संपूर्ण ग्लोबल साउथ के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। और भारत अपने स्तर पर ग्लोबल साउथ की आउटरीच को और मजबूत करने के लिए
3 ग्लोबल साउथ इवेंट्स भी कर चुका है। आपको याद होगा कि G20 फोरम का विस्तार करने के लिए अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना भारत की एक बहुत बड़ी पहल के रूप में पूरी दुनिया में जिसे सम्मान दिया गया, स्वागत किया गया। और आज हम बात कर रहे हैं जमैका की। जमैका कैरिबियाई क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण देश, वहाँ के प्रधानमंत्री भारत की डॉक्टर एंड्रयू होलनेस इस वक्त नई दिल्ली में है और दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जारी है। किन समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे उसकी जानकारी हम थोड़ी देर बाद आपको देंगे, लेकिन फिलहाल समाचार के इस अंक में सिर्फ इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरी और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।